इसके पिछले वीडियो में आपने परावर्तन के बारे में देखा था, ठीक है। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के बारे में सारी चीजें आपने देख लिया था। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थे, वो भी आपने देख लिया था। तो सभी पॉइंट्स भी इसमें से हो गए थे, थोड़ा सा हम उसका रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। तो परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के बारे में बताया गया था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से होकर के आती है और किसी चिकनी सतह पे टकराती है, ठीक है। किसी चिकनी सतह पे टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो निकल करके आई रहती है, ठीक। तो इसी पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन किसका हो रहा है, प्रकाश का हो रहा है, इसलिए प्रकाश का परावर्तन होगा, क्योंकि किरणें आ रही है, वही टकरा रही है, वही वापस जा रही है। यहाँ पे कोई वस्तु तो आके टकरा नहीं रहा है, तो यहाँ पर परावर्तन उसी को कहेंगे, ठीक। फिर उसपे कुछ पॉइंट्स भी थे, जैसे माध्यम क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, ये सारी चीजें भी आपने पिछले वीडियो में देख लिया था। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा प्रीवियस वीडियो का, वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। तो परावर्तन हो गया था, अब परावर्तन के कुछ रूल्स भी हैं, नियम भी हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है, तो जब आपने फिगर बनाया था तो फिगर में आपने देखा था कि जो किरण आ रही थी, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों की तीनों जो थे वो एक ही तल पे मिल रहे थे। जैसे कि देखिए, ये है आपतित किरण हो गया, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये क्या था, आपका अभिलंब था। तो तीनों की तीनों एक ही पर है। यहाँ पे जो बिंदु होता था वो क्या होता था, आपतन बिंदु। तो पहला नियम ये होता है, उसी फिगर को देख करके हम बताएंगे। अगर फिगर याद है तो आप डेफिनेशन भी उसका लिख सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हैं वो भी लिख सकते हैं। उसके अलावा उसके नियम को भी लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, आपतित किरण ये रही, परावर्तित किरण ये रही, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों की तीनों क्या है, एक ही तल पे है। किस तल पे है, इसी तल पे। तो ये पहला नियम हो जाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर रहती है। बस इतना छोटा सा ये नियम है, पहला नियम। दूसरा नियम ये भी है कि परावर्तन कोण जो है वो सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो परावर्तन कोण ये है, आपतन कोण ये है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ज्यादा होगा एक कम होगा, यानी कि जितने एंगल से कोई प्रकाश की किरण आएगी उतने ही एंगल से वो वापस भी जाएगी, उतना ही एंगल बनाती है। वो एंगल किसके साथ बनाती है, अभिलंब के साथ बनाती है। चाहे तुम्हारा आपतन कोण हो चाहे परावर्तन कोण हो, दोनों के दोनों किसके साथ कोण बनाते हैं, वो अभिलंब के साथ कोण को बनाते हैं। तो ये दोनों नियम है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा नियम ये है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। अब परावर्तन भी हो गया, परावर्तन के नियम भी हो गए। अब हम प्रतिबिंबों की भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले हम दर्पण की बात कर लेते हैं, क्योंकि दर्पण की बात करना यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जिस तल की बात हम कर रहे हैं, जिस तल के द्वारा ये पूरी की पूरी प्रक्रिया हो रही है, उसके बारे में तो जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी प्रक्रिया जो हो रही है वो किसी न किसी दर्पण पे हो रही है, ठीक है। तो दर्पण के द्वारा ही यहाँ पे परावर्तन का प्रक्रिया हो रहा है। देखते हैं दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या है, दर्पण जिसमें आपका प्रतिबिंब बनता है वो आपका दर्पण है। प्रतिबिंब के बारे में भी अभी हम जानेंगे, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा उसको स्किप करते हैं। तो दर्पण के प्रकार देख लेते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण आपके मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोली दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण मीन्स प्लेन मिरर, और गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। तो समतल दर्पण क्या है, ठीक, ये भी जानेंगे। उसके पहले ये देख लेते हैं कि गोली दर्पण जो होता है, गोली दर्पण को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर। तो प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या है, इसका कोई शेप, जो शेप की बात किया जा रहा है वो प्लेन जैसा शेप होगा, ठीक है। प्लेन क्या होता है, आप लोगों ने देखा ही है कि प्लेन जो होता है ऐसे भी बनता है, ठीक है, ये ऐसे भी होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी चीजें प्लेन होती है, यानी कि सपाट तल जो है वो आपका क्या होता है, समतल होता है ना। तो प्लेन मिरर यानी कि जो घरों में हम लोग देखते हैं, यूज होता है शीशा जो दीवार में लगता है सीधे सीधे, वो आपका कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं गोली दर्पण की, तो गोली दर्पण में
देख ही रहे गोली से मतलब ये गोला का, यानी इसका कुछ शेप जो होगा वो गोले के आकार का होगा। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा गोला ही हो, तो कई सारे मिरर होते हैं जो पूरे पूरे से गोले में मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि गोला हो, यानी कि प्लेन नहीं होना चाहिए। अगर वो प्लेन नहीं है तो वो क्या होगा, आपका स्फेरिकल होगा, है ना। तो स्फेरिकल में दो तरीके के होते हैं, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। अलग अलग जगहों पे इसका यूज होता है। जैसे कि देखते हैं आप लोग की नाई की दुकान पे मिरर रहता है, वो प्लेन नहीं होता है। उसके बाद जो कार वगैरह के जो शीशे लगे रहते हैं, ठीक है, बाइक में जो लगा रहता है मिरर, तो ये सारी चीजों के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे कि क्या होता है। तो समतल दर्पण देख ही रहे, सिंपल सा मिरर है, इसके बारे में हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। मेन हमको पढ़ना है यहाँ पे गोली दर्पण के बारे में। सारा का सारा परावर्तन की प्रक्रिया आपके गोली दर्पण के द्वारा ही होगा। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की बात लेकर के उसमें हम केस बनाएंगे कि वस्तु इतने दूर पर है तो उसका प्रतिबिंब कितने दूर पे बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो सारी की सारी जो प्रक्रियाएं होंगी वो दर्पण पे ही आधारित होंगी। उत्तल दर्पण के बारे में भी जानेंगे, अवतल दर्पण के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो दर्पण के बारे में हम देख रहे हैं, तो उसके पहले थोड़ा सा जानना ये जरूरी होता है। कई बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि दर्पण जो है वो तो बन रहा है कांच का ही, सिंपल सा कांच है, कांच का ही तो दर्पण बन रहा है। लेकिन अंतर यहाँ पे थोड़ा सा रहता है, वो आप लोग खुद ही देखेंगे कि आप एक अगर सिंपल सा कांच ले रहे हैं और उसमें अगर आप देख रहे हैं तो उससे आपको आर पार दिखाई दे रहा है, आपका फेस उसमें नहीं दिख रहा है। लेकिन आप उतना ही मोटा एक मिरर ले लेते हैं, दर्पण ले लेते हैं, आईना ले लेते हैं, तो उसमें आपको आर पार ना दिख करके आपका फेस उसमें दिखता है, या जो भी वस्तु आप सामने रखेंगे उसका इमेज उसमें बनेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, उसी कांच से तो आपका आईना भी बना है और उसी कांच से वो भी बना है। तो फिर कुछ बच्चे ये कहते हैं कि नहीं, जो सिंपल कांच है उसमें रेड कलर से पीछे पेंट कर दिया जाता है तो वो आईना बन जाता है, ठीक है। आप ये भी करके देख लीजिए, आप एक कांच लीजिए, उसमें रेड कलर से पेंट कर दीजिए, तब क्या होगा, तब क्या आपको आपका उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा? देखा होगा आपने कि नहीं दिखाई देगा। अगर रेड कलर से पेंट है तो पीछे उसके रेड कलर ही दिखाई देगा, वहां पे हमारा प्रतिबिंब बिल्कुल भी नहीं बनेगा, हमारा इमेज बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ऐसा क्या होता है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होता है, ठीक है। कि शीशा तो वो भी है, कलर उसमें भी हुआ है, कलर उसमें भी हुआ है, दिखना तो चाहिए लेकिन नहीं दिख रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है, इसमें एक चीज यूज होती है, एक धातु जिसको हम बोलते हैं पारा, मरकरी। मरकरी एक मात्र ऐसा धातु है जो कि अधातु के सारे गुणों को रखता है, लेकिन फिर भी वो धातु है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जबकि हम जानते हैं कि जो मैक्सिमम धातुएं होती हैं वो सब लिक्विड फॉर्म में ना होकर के सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो एक पारा है मरकरी, Hg से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि इसके आर पार हमको दिखाई नहीं देता है। अगर मरकरी का लेप कहीं पे अगर हम लगा देते हैं तो उसके उस पार क्या है, वो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो हम पारे की बात कर रहे थे, तो पारे का अगर लेप लगा देते हैं तो उसके आर पार हमको दिखाई नहीं देता है। तो पारे की प्रॉपर्टी भी थोड़ा सा देख लिया, इसको बाद में पढ़ेंगे, धातु चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा वहां पे। करते क्या है कि एक सिंपल सा ही कांच का टुकड़ा लेते हैं, उसको जिस भी शेप में कट करना होता है कट कर लेते हैं। अगर आपको समतल दर्पण की तरह है तो एकदम प्लेन उसको कट कर दीजिए, गोले की तरह तो गोले के आकार में थोड़ा काट लीजिए, ठीक है। उसको काट के फिर क्या करते हैं कि उसको पीछे हम पहले कलर नहीं कर देते हैं, पहले उसमें पारे का कलई चढ़ा जाता है। पारे का कलई चढ़ाने का मतलब, कलई का मतलब आप लोग जानते हैं कि गांव वगैरह में जब देखते हैं कि चूल्हे पे बर्तन को चढ़ाया जाता है तो उसमें लेप लगाया जाता है, राखी का, मिट्टी का, किसी भी चीज का, बर्तन की सेफ्टी के लिए कि वो ज्यादा जले ना। वैसे ही यहाँ पे भी किया जाता है, कलई लगाया जाता है। यानी कि एक आपने कांच लिया, कांच के पिछले भाग पे, अगले भाग पे कहीं भी जिस पर आपको पेंट करना है उस पर पारे का कलई चढ़ा दीजिए, यानी कि पेंट कर दीजिए उसको लेकर के, जैसे कलर करते हैं वैसे कलर कर दीजिए। कलर करने के बाद जब वो पारा सूख जाए तब उस पर आप किसी भी कलर से, रेड कलर से, व्हाइट कलर से, ब्लैक कलर से, किसी भी कलर से पेंट कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका, ठीक है। तो फिर उसे कलर कर देंगे तो अब क्या होगा कि आपका इमेज इसमें दिखाई देगा, ठीक। तो इमेज किसकी वजह से दिख रहा है, पेंट की वजह से, कलर की वजह से नहीं दिख रहा है, वो इमेज पारे की वजह से दिख रहा है। जो पारा है, पारे के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि पारा जो पूर्णतः अपारदर्शी होता है, उसके आर पार कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। तो यही कारण है कि जो आईना होता है उसमें हमें आर पार न दिख करके हमारा उसमें फेस दिखता है, और जबकि जो सिंपल सा कांच होता है उसमें हमारा फेस न दिख करके उस पार की सारी चीजें दिखाई देती हैं।
तो अब हम इतना तो जान लिए कि क्यों दिखाई देता है। तो अब आगे चलते हैं कि दर्पण क्या होते हैं। दर्पण के बारे में, दर्पण के प्रकार भी आपने देख लिया। मेन आपका ये है गोली दर्पण। अब गोली दर्पण के बारे में हम आगे देखते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है, तो उसके दो प्रकार हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, अब गोली दर्पण की बात करते हैं। तो बोर्ड पे आपको दिख रहा है कि दो गोले बने हुए हैं, सिंपल से गोले बने हुए हैं, उनको थोड़ा सा कट किया गया है। बीचों बीच नहीं ये कट है, ध्यान देना कि बीचों बीच नहीं कट है। ठीक, तो गोली दर्पण किसको कहते हैं? तो गोली दर्पण, दर्पण का वह भाग होता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि एक गोले को ही काट करके गोली दर्पण बनाया जाता है ना। तो गोली दर्पण किसी गोले का ही भाग होता है और उसी गोले को हम काट करके दर्पण बना देते हैं, दर्पण का शेप दे देते हैं। तो पहले कांच है, वो गोले आकार में है, फिर उसको थोड़ा सा कट करके जिस भी हिसाब से आपको करना है। तो बस एक ध्यान ये देना है कि तल जो है वो भरा हुआ होना चाहिए, है ना। यानी कि एक तल ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि जिस तल से परावर्तन हो रहे हैं वही उभरा रहे। एक तल ऐसा होना चाहिए कि जो कि उभरा हुआ होना चाहिए, तो वो दर्पण बन जाता है। जैसे देखो, एक ही गोला था, इसको हमने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया, हो गया कट। यानी चंद्रमा आकार का आप देख रहे हैं, कुछ चंद्रमा आकार भी नहीं है, थोड़ा सा उसी शेप में है। तो अब ये गोला हुआ, गोले को ही काट के बनाएंगे ना। अब आपको ये करना है कि किसी एक भाग पे पेंट करना है, क्योंकि अभी तो ये सिंपल कांच है, किरण आएगी इसके अंदर घुस जाएगी। अब ऐसा करना है, किसी एक भाग पर आपको पेंट कर देना है जिसकी वजह से किरणें आए और टकरा के चली जाए। जो पेंटेड भाग रहता है उसमें से तो किरणें अंदर प्रवेश करती नहीं है, बाहर निकल के चली जाती हैं। तो हम एक भाग पे यहाँ पे पेंट कर देते हैं। चलो हमने एक भाग को पेंट कर दिया, पारे का लेप चढ़ा, उसके ऊपर से कलर कर दिया, तो ये क्या बन गया? दर्पण बन गया। अब क्या होगा? प्रकाश की लड़ाई यहाँ तक गई, टकरा करके वापस लौट आई। तो देख रहे हैं ना कि परावर्तन की प्रक्रिया हो रही है। परावर्तन की प्रक्रिया में यही तो बोला जाता है कि प्रकाश किरणें जाती हैं, फिर टकरा करके वापस लौट आती हैं, है ना। तो अब ये सब तो आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको ये देखना है कि जो दर्पण के दो भागों के बारे में बताया हमने, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। तो क्या होता है उसमें? उत्तल दर्पण में जो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है ना। तो प्रकाश का परावर्तन देखो उभरे हुए तल से हो रहा है ना, उभार बाहर की तरफ है, यानी कि उभरे हुए तल से जहां पे प्रकाश का परावर्तन हो वो कौन सा दर्पण कहलाता है? वो आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, उत्तल दर्पण की परिभाषा अगर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? ऐसा दर्पण जिसमें से प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसका ठीक उल्टा होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा कि प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से नहीं होगा, वो किससे होगा? आपके दबे हुए तल से होगा। तो पेंट किसको करेंगे? उभरे हुए तल को। इसको पेंट कर दिया, इसको यहाँ से कट कर दिया, कट करने के बाद ये दर्पण बन गया, है ना। अब प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होगा? किरणें आएंगी ऐसे, ऐसे करके ऐसे लौट जाएंगे। ठीक, तो अब क्या हो रहा है? यहाँ पे दबे हुए तल से, दबा हुआ तल अंदर की तरफ है ना। तो अगर प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से हो तो वो अवतल दर्पण, और अगर उभरे हुए तल से हो तो वो उत्तल दर्पण। ठीक, अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में आपने देख लिया कि क्या होता है। अब यहाँ पर अगर दर्पण है तो इमेज भी तो बनना चाहिए। ठीक, दर्पण की वैल्यू तो तभी है जब उसमें प्रतिबिंब बने। अगर उसमें प्रतिबिंब ही नहीं बनता है तो वो दर्पण न होकर के सिंपल कांच हो गया। तो अब हम इसके बाद थोड़ा सा दर्पण के बारे में तो जान लिया, और प्रतिबिंब के बारे में जान लेंगे। तो प्रतिबिंब के बारे में कुछ इसकी डेफिनेशन होती है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है। जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे, तभी हम अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। थैंक यू।